नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट टाइम तक आपने देखा था, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया था। ये हमारा ऐड है जिसमें आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। फिर से याद दिला दे रहे हैं। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन। फंक्शंस में ही है टॉपिक कंपोजिशन। कुछ खास स्पेशल आपको ऐसा दिमाग लगा के इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत बेसिक चीज़ है। कंपोजिशन एक्चुअली होता क्या है? आर्ट ऑफ कंबाइनिंग सिंपल फंक्शन, मतलब जहाँ एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कंबाइन कर दिया जाता है और एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट के रूप में काम करता है। फॉर एग्जांपल, जब किसी फंक्शन से कुछ आउटपुट आएगा और उसका आउटपुट किसी दूसरे में यूज होगा, तब जो आंसर आएगा दैट इज पूरा कंपोजिशन कहलाता है। आप सिंपल समझिए, फॉर एग्जांपल आपको 2+2 करना था या आपको 5+5 करना है, तो आप जो 5 ला रहे हैं वो SQRT ऑफ 25 करके ला रहे हैं। 25 का स्क्वायर रूट आप ला रहे हैं, जिसको आप ऐड कर रहे हैं किसी वेरिएबल में। तो SQRT फंक्शन के थ्रू जो आउटपुट आएगा फिर वो आगे भविष्य में ऐड हुआ, दैट इज कंपोजिशन। यहाँ एक एग्जांपल हमने बना रखा है, आपके लिए चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ जो एग्जांपल है ये डिग्रीज और रेडियंस, तो मैथ डॉट पाई से जो वैल्यू आएगी वो साइन के उसमें यूज होगी। तो एक साइन भी फंक्शन है, मैथ डॉट पाई एक हमारा कॉन्स्टेंट है जो कि मैथ वाले मॉड्यूल में बना हुआ है। तो इससे हम वैल्यूज को डिग्री रेडियंस से कन्वर्ट करके डिग्रीज में और मैथ का साइन फंक्शन निकालेंगे। तो अब मैथ का जो साइन फंक्शन कॉल करते हैं उसमें आपको जो भी वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे वो आप इस फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। क्लियर है? सिंपल है। आगे समझते हैं। आगे पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैरामीटर आर्गुमेंट। 12th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। पैरामीटर आर्गुमेंट से रिलेटेड एक नई क्वेश्चन जरूर आता है। बेसिकली समझिए, हमने भी पीछे पढ़ा था फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ ली थी। उसी से रिलेटेड है पैरामीटर और आर्गुमेंट। जब हम फंक्शन डेफिनेशन पर वेरिएबल नेम देते हैं उसको पैरामीटर कहा जाता है। सिंपली जैसे हमने यहाँ पर चेक फंक्शन बनाया, नम नाम का एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये जो नम नाम का वेरिएबल है ये पैरामीटर है। ठीक है। अब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय पर हम एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं और ये वैल्यू जो हम पास करते हैं वही जाकर हमारे डेफिनेशन वाले पैरामीटर में यूज होती है। ठीक, तो यहाँ जब पास करते हैं तब इसको आर्गुमेंट कहा जाता है। वो जब फंक्शन डेफिनेशन की किसी वेरिएबल में कॉपी होती है उस समय पर इसको नॉर्मली पैरामीटर बोल देते हैं। ठीक है। अब पैरामीटर के बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि पैरामीटर किस टाइप का होगा, क्या होगा, कैसा होगा, वो हम अभी आगे देख लेते हैं। आपको बेसिक चीजें पता चल गई। जब हम फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल बनाते हैं वहां पर उसको पैरामीटर कहा जाता है। कॉलिंग के टाइम पर जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। क्लियर है? आगे समझते हैं। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या है? तो पहला पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। एक एक करके सभी समझते हैं कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर ये जो हम वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं तो आर्गुमेंट किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या इनका यूज है। मैं बहुत एक तरीके से आपको समझाता हुआ चलूंगा। डिटेल इसमें बहुत लिखी हुई है, आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगला है, देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट किसे कहते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी फंक्शन डेफिनेशन में कोई भी एक पैरामीटर बनाया है तो कॉलिंग के टाइम पर वो आपको देना जरूरी है। अगर आप वो आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, मतलब जो आर्गुमेंट आप यहाँ पास नहीं करेंगे और डेफिनेशन में आपने दिया हुआ है, तो उस समय पर फिर वो आपको एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि अगर हमने कोई प्रिंट में फंक्शन बनाया और हमने लिखा हो कि एक वेरिएबल इसके अंदर पास होना है, कॉलिंग के टाइम पर अगर हम वेरिएबल पास नहीं करेंगे तो ये हमको एरर शो कर देगा। तो बेसिकली पोजिशनल आर्गुमेंट वही होते हैं जो कि करेक्ट ऑर्डर में पास किए जाएं और करेक्ट डेटा टाइप पास किया। अगर आपने 2 बनाए हैं तो आपको पास करते टाइम भी 2 ही देने पड़ेंगे। अगर आपने एक इंटीजर एक फ्लोट बनाया है तो आपको उसी ऑर्डर में देना पड़ेगा और उसी हिसाब से फिर उसकी वैल्यू यहाँ कॉपी होगी। तो उसको पोजिशनल आर्गुमेंट कहा जाता है। मतलब उनका टाइप एंड पोजीशन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। अगर 2 बनाए हैं तो 2 ही पास करेंगे, 3 बनाए हैं तो 3 पास करेंगे और जिस ऑर्डर में बनाए हैं उसी ऑर्डर में पास करेंगे। ये होता है पोजिशनल आर्गुमेंट। समझ गए होंगे आई थिंक। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा फास्ट वीडियो कवर करना है, समय थोड़ा कम मिल पाता है। कोशिश है फिर भी कि आपको सही समय पर वीडियो दे पाऊँ। तो ये सेकंड पार्ट है हमारा फंक्शंस वाले चैप्टर का। उसके बाद जो भी बच्चे कमेंट करके जिस चैप्टर के लिए बोलेंगे मैं उसके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा एक कोई अच्छा सा। ठीक है, तो आप चलते जाइए, कवर करते जाइए। जहाँ दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा पक्का। अगला होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि आर्ग्यूमेंट में जब हम वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं उस केस में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम रखना होता है, ऑर्डर सेम रखना होता है। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम आती रहती है, कभी हम भूल जाते हैं या नाम हम प्रॉपर नहीं दे पाते। तो हमारे पास दूसरी फैसिलिटी है जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब इस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि आप जहां पर फंक्शन डिफाइन करते हैं वहीं पर आप नाम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, जैसे हमने वेरिएबल नेम दे दिया नेम और एज। ठीक, जब आपने वेरिएबल नेम दे दिया नेम और एज, तो अब यहाँ कंपल्शन नहीं है कि आप एज पहले पास करें या नेम बाद में पास करें, बट कॉलिंग के टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ
उसी वेरिएबल को लिखकर वैल्यू पास करिए। फॉर एग्जांपल यहाँ नेम और एज दो वेरिएबल है, तो आपको एज आप चाहे पहले पास कर दो चाहे बाद में पास कर दो, बट आपको नेम साथ में प्रोवाइड कराना है। तो क्योंकि उसी नेम को हम लोग कीवर्ड बोल रहे हैं, तो हमने यहाँ जो फंक्शन में वर्ड्स दे दिए हैं, जो नाम दे दिया मतलब वेरिएबल्स का, वही नाम पासिंग के टाइम पर भी हम प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इनको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो यहाँ वही एग्जांपल दिया हुआ है, नेम और एज दो वेरिएबल है, सिंपली वैल्यू रीड करके उसे प्रिंट करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? अगला समझते हैं। अगला होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, हम फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू खुद प्रोवाइड करा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रोवाइड करा दी एज इक्वल टू 35, तो इसकी वैल्यू 35 हो गई। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का फायदा क्या है, अगर आपने जैसे अभी फंक्शन को दो पैरामीटर चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, बट अगर आप एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो दूसरे की वैल्यू अपने आप वही ले लेगा जो आपने यहाँ डिफॉल्ट में दी है, इसी को डिफॉल्ट कहा जाता है। डेफिनेशन के टाइम पर जो आप वैल्यू देते हो वही डिफॉल्ट वैल्यू कही जाती है। तो जो वैल्यू आप प्रोवाइड करा दोगे उसी वैल्यू को ये यहाँ से उठा लेगा, और अगर आपने प्रोवाइड कराई है कॉलिंग के टाइम पे तब तो उसको ओवरराइट कर देगा, और अगर आपने नहीं प्रोवाइड कराई है तो जो वैल्यू आपने दी है उसी को ये जो डिफॉल्ट में वैल्यू दी गई थी उसी को अपनी फाइनल वैल्यू मान के आपको आंसर दिखा देगा। एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पर दो बार कॉल किया गया, मिक्की और 50 कॉल किया। यहाँ देखिए पहले एज 50 दी है और यहाँ मिक्की दी है। उस केस में देखिए एज 50 प्रिंट हो रही है, नाम मिक्की प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब कॉल किया गया तो सिर्फ मिक्की नाम प्रोवाइड कराया गया, एज नहीं दी गई है, तो एज उसने यहाँ से ऑटोमेटिकली जो 35 है वो उठा लिया और फिर से वो एज भी प्रिंट कर रहा है। समझ गए होंगे आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर जो भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हम प्रोवाइड करा देते हैं, कॉलिंग के टाइम पर अगर हम वो आर्ग्यूमेंट मिस करते हैं तो वो पैरामीटर से अपनी वैल्यू उठा लेता है, उसी को हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर वहां पर एक वेरिएबल के आगे स्टार लगा देते हैं। तो जिस वेरिएबल के आगे स्टार लगा होता है, अच्छा जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई वो कंफ्यूज हो रहे होंगे स्टार से। सी लैंग्वेज में स्टार हम लोग किसी और काम के लिए लगाते थे, एड्रेस स्टोर करने के लिए, पॉइंटर्स वेरिएबल बनाने के लिए। अगर आपने पढ़ा है तो आपको उनसे कंफ्यूज नहीं होना। इसमें अगर किसी फंक्शन डेफिनेशन में किसी वेरिएबल के आगे स्टार लगा हुआ है, उसका बेसिक सा मतलब होता है कि आप उसके अंदर मोर देन वन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि जब भी आप ये फंक्शन कॉल करेंगे, आप जितने भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उसको एक टपल बना के वो उसमें स्टोर करता रहेगा। एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए आर्ग्यूमेंट 1 और यहाँ पर हमने स्टार लगा दिया टपल, वेर टपल नाम दे दिया। तो आर्ग्यूमेंट 1 तो आप जो प्रोवाइड करेंगे वो इस वेरिएबल में चला जाएगा ARG1 में। उसके बाद जितने भी आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो इस टपल में स्टोर होते रहेंगे। और टपल की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि हम उसको उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, सिंपली जो वैल्यू प्रोवाइड कराई उसको हम स्टोर करते रहेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे। तो सिंपल सी कहानी क्या है कि आप एट द टाइम ऑफ कॉलिंग देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल हम लोगों ने पास किया है 10, देख पा रहे होंगे आप, ये 10 जो वेरिएबल है वो हमने पास किया है। तो सिंपली इस ARG1 की वैल्यू 10 हो जाएगी और आपको आंसर में ARG1 दे देगा, और ये वाला लूप आपको एग्जीक्यूट ही नहीं होगा बिकॉज इसमें अभी कोई वैल्यू गई ही नहीं है। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, और वैल्यू प्रोवाइड कराई 70, 60, 50। तो फर्स्ट वैल्यू ARG1 में, बाकी अदर वैल्यूज चली जाएंगी इस वेरिएबल में, और इसको फिर हम लूप से प्रिंट करा लेंगे। तो ये पहली वैल्यू है, ये बाकी लूप के द्वारा प्रिंट की हुई वैल्यूज है। तो इससे हो गया आपका नेक्स्ट केस जिसके अंदर मोर देन वन वेरिएबल्स को, एक मोर देन वन वैल्यूज को हमने इस वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट कराया हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि वेर टपल या फिर कोई भी हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट किस तरीके से रेट किया जाता है, किस तरीके से उसमें वैल्यू रीड कराई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा अगर कुछ है दिक्कत परेशानी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेगा। माइक की क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, समझा कैसा पा रहा हूँ, जहां पर भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो एक बार इन्फॉर्म जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। नेक्स्ट फिर से आई थिंक एक टॉपिक कवर हो चुका है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए। जाइए खुद भी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए तुरंत। आगे समझते हैं। अगला स्टेटमेंट होता है रिटर्न स्टेटमेंट। हर एक फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का बहुत बड़ा यूज होता है। अब कैसे यूज होता है ये हम समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंपल फंक्शंस पढ़े थे जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे थे। अगर हम किसी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं कि हमने कोई वैल्यू पास करी, उसका आंसर रिटर्न होकर कॉलिंग फंक्शन में आए जहां से उस फंक्शन को कॉल किया गया, तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज होता है। यहाँ समझते हैं। देखिए
द रिटर्न स्टेटमेंट एग्जिट अ फंक्शन, फंक्शन से बाहर आने में हेल्प करता है। ऑप्शनली पासिंग अ बैक एंड एक्सप्रेशन टू द कॉलर एज रिटर्न स्टेटमेंट विद नो आर्गुमेंट इज द सेम एज रिटर्न विद नन। अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट को बिना आर्गुमेंट के पास किया है तो रिटर्न नन की तरह होता है, कोई चीज हम रिटर्न नहीं करता। लेकिन किसी वेरिएबल के साथ या किसी वैल्यू के साथ रिटर्न कॉल किया है तो आपको जहां से फंक्शन कॉल किया गया वहां पर आपको आंसर मिलेगा। आप ऐसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन बना है डिफाइन सम और इसके दो वैल्यू दी, एक आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2, मतलब दो पैरामीटर हो गए arg1 और arg2। जब भी फंक्शन कॉल किया जाएगा तो दो आर्गुमेंट पास किए जाएंगे। यहाँ पर वही किया गया, देखिए सम फंक्शन जब कॉल किया गया तो दो आर्गुमेंट पास किए गए 10 और 20, तो 10 वाली वैल्यू 1 में और 20 वाली वैल्यू 2 में चली जाएगी, सिंपल है। अब इन दोनों वैल्यू का ऐड होगा, सम होकर जो भी आंसर आएगा वो टोटल वाले वेरिएबल में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अब जो भी टोटल आंसर आया, देखिए यहाँ पर इन्होंने रिटर्न के आगे लिखा हुआ है टोटल, तो रिटर्न टोटल से क्या होगा कि जब भी फंक्शन यहाँ से अपनी पूरी फंक्शनैलिटी खत्म करने के बाद हमारा इंटरप्रेटर जब यहाँ से कंट्रोल को लेके यहाँ पहुंचेगा तो ये जो टोटल में जो भी वैल्यू रही होगी वो वैल्यू इसके पास प्रेजेंट होगी, उसे आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। तो यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पर भी एक टोटल नाम का वेरिएबल बना रहे, जरूरी नहीं कि आपका वेरिएबल नेम सेम हो, आप किसी और नाम से भी वेरिएबल बना सकते हो। तो सेम वेरिएबल में ऐसा कंपल्शन नहीं है, तो किसी भी नाम के वेरिएबल में आप यहाँ पर वैल्यू स्टोर करा के उस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो। तो रिटर्न ने बेसिकली क्या किया कि जो भी काम आपने यहाँ कराया, जो भी आंसर आया इस फंक्शन के द्वारा, उसे हमने रिटर्न करके कॉलिंग फंक्शन में दोबारा भेज दिया। क्लियर है? तो रिटर्न फंक्शन क्या करता है, अगर जो भी वेरिएबल आप इस रिटर्न के आगे लिख देंगे उसकी वैल्यू आपके कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देता है, सिंपल सा काम है। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं तो डायरेक्टली आपको इस फंक्शन में रिटर्न कर देगा बट कोई वैल्यू नहीं देगा, जिसको हम बोलते हैं नन, तो सिंपली नन रिटर्न करेगा। क्लियर? ओके। अब आगे समझते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। स्कोप हम ऐसे समझ सकते हैं कार्य क्षेत्र या दायरा, कि कोई भी वेरिएबल किस लिमिट तक, किस कार्य क्षेत्र तक अवेलेबल है, कहां तक हमको प्राप्त होगा, उसको हम लोग स्कोप बोलते हैं। तो सिंपली डेफिनेशन में लिखा हुआ स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर इट इज विजिबल। जहां तक उसका एरिया है, जहां तक हम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, उसको उसका स्कोप कहा जाता है। क्लियर? तो उसमें दो टाइप के स्कोप होते हैं, एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है लोकल स्कोप। ग्लोबल मीन सिंपली कोई भी वेरिएबल फंक्शन डेफिनेशन से आप बाहर बनाइए, आपने फंक्शन डिफाइन किया उससे बाहर एक वेरिएबल बनाइए, तो वो वेरिएबल आपको जितने भी फंक्शंस बने होंगे उन सब में अवेलेबल होगा, उसको हम लोग ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिए x = 8 बना हुआ है, तो ये 8 आपको इस फंक्शन के अंदर, ये जो ब्लॉक बना हुआ फंक्शन का, इसके अंदर भी अवेलेबल होगा, इसके बाहर भी अवेलेबल होगा। तो आप इस x को यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, तो ये दोनों जगह आपको अवेलेबल मिलेगा। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। अब एक होता है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या, कि अगर यही x मैं यहाँ ना बनाकर यहाँ बनाता तो ये मुझे यहाँ प्रिंट नहीं मिलता, ये मुझे बाहर प्रिंट नहीं मिलता, ऐसे समझ लीजिए। अगले स्लाइड्स में देखते हैं लोकल स्कोप समझिए। लोकल क्या, लोकल स्कोप विद इन फंक्शन और विद इन ब्लॉक हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या बनाते हैं, उसको लोकल स्कोप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल x = 8, देखिए यहाँ x = 8 है, यहाँ अगर आप x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं अगली स्टेटमेंट में तो यहाँ आंसर 8 प्रिंट कर देगा। बट अगर यहाँ आपने फंक्शन कॉल किया उसके बाद भी x प्रिंट कराया तब भी ये आपको एरर ही शो करेगा, बिकॉज जो भी वैल्यू हो रही है बन रही है वो इस फंक्शन की लोकल वैल्यू है, इसको इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है, ना इसे इसके बारे में पता है। तो जब इस तरह की सीन होता है उसको हम बोलते हैं लोकल स्कोप। बात समझ में आई? कोई भी वेरिएबल अगर किसी फंक्शन के अंदर बना है और उसी फंक्शन में अवेलेबल है उसको लोकल स्कोप कहा जाएगा। फंक्शन डेफिनेशन से बाहर बना है और लगभग सभी फंक्शंस को वो अवेलेबल है तो उसको हम लोग ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगला होता है डायनामिक टाइपिंग। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। डायनामिक टाइपिंग में क्या रहता है कि सिर्फ पाइथन लैंग्वेज की खासियत है कि आप उसके अंदर एक ही नेम के वेरिएबल में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हो, बिकॉज हमको ये पहले तो डिक्लेयर करना नहीं पड़ता सी लैंग्वेज या C++ की तरह कि हम पहले बताएं कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का होगा। तो सिंपली होता क्या है कि जैसे आपने x = 25 बनाया तो यहाँ पर x की वैल्यू 25 होगी और x हमारा इंटीजर टाइप का होगा। उसके जस्ट बाद आपने उसको स्ट्रिंग बना दिया, उसके जस्ट बाद आपने उसको फ्लोट बनाने की कोशिश करी। तो देखिए होता क्या है कि जो भी लास्टली मॉडिफाइड वैल्यू रहती है और लास्टली मॉडिफाइड डेटा टाइप रहता है वही उस वेरिएबल का हो जाता है। इस केस में देखिए जब आप x/5 करेंगे तो आपको एरर शो कर देगा, बिकॉज आपने x को थोड़ी देर पहले स्ट्रिंग बनाया। तो एक वेरिएबल को अलग अलग टाइप में कन्वर्ट कर पाना, इसी को डायनेमिक टाइपिंग कहा जाता है। Dynamic means changeable or keep on changing. Python supports dynamic typing, which means data type of a variable once declared is not fixed. We can change the data type of variable depending upon the value stored in it. तो simply जैसी वैल्यू आप स्टोर करेंगे वैसा आपका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को डायनेमिक टाइपिंग कहा जाता है। क्लियर है? तो इस फंक्शंस वाले चैप्टर में फिलहाल के लिए इतना।
रिकर्सन एक टॉपिक है जो कि इस बार के सिलेबस में नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आप किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पढ़ाया जा रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं रिकर्सन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो मैं सीबीएसई ने जो इस बार 2023 का सिलेबस रिलीज किया उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसमें भी रिकर्सन टॉपिक था नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप बताएंगे उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। मैं छोटे बच्चों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए। जैसे जैसे उनके टॉपिक मेरे पास आते जाएंगे, कॉल्स आते जाएंगे, मैं उसके अकॉर्डिंगली उनके वीडियो बनाता जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।